आप सभी को हमारे YouTube चैनल लाइफलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करेंगे इकोनॉमी क्लास 10th और इसमें हम लोग चैप्टर 1 से जितना भी एग्जाम में पूछे जाने वाला संभावित प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो आप सभी इस सभी प्रश्नों को आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे कोचिंग संस्थान का नाम है रेजोनेंस क्लासेस, जहां 9th 10th 11 12 की क्लासेज होती हैं। यहां पे एडमिशन शुरू हो चुका है, जहां पे 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखा गया है। तो आप सभी का जो भी जूनियर छात्र एवं छात्रा हैं उन सभी को अगर इच्छुक हैं तो भेजेंगे। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र होते हैं। तो अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से 3 प्रमुख क्षेत्र होते हैं। तो ए नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ग। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग कि ये जो अर्थव्यवस्था होता है इसका 3 क्षेत्रक होता है। पहला को कहते हैं प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। तो प्राथमिक क्षेत्रक में कृषि और खनन को शामिल किया जाता है। द्वितीयक क्षेत्रक में विनिर्माण और उद्योग को शामिल किया जाता है और तृतीयक क्षेत्र में सेवा जैसे बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य को शामिल किया जाता है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो निम्न में से कौन सा ऐसा देश है जहां मिश्रित अर्थव्यवस्था है, उसका आंसर होगा ग। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, जो एग्जाम में अनेकों बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है रूस, क्यूबा और चीन। इसके अलावा और भी देश हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन। और मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है अपना देश भारत। तो हम लोग तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, या निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो ये जो कृषि क्षेत्र जो है इसे हम लोग प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं। कृषि क्षेत्र को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अगला हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। इसका आंसर होगा क। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि आर्थिक क्रिया जो होता है या आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। तो इसका आंसर होगा क, जीविकोपार्जन। तो हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देख लिए। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि जो श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है। तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। श्वेत क्रांति में दूध का उत्पादन पे जोर दिया गया था, और दूध जो होता है पशुपालन से प्राप्त होता है और पशुपालन को प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो 6 नंबर क्वेश्चन देख लें। इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लीजिए। इसका एक्सप्लेनेशन है कि ये जो श्वेत क्रांति है ये भारत में दूध को उत्पादन में वृद्धि करने के लिए शुरू किया गया था, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। और भारत में डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत किया गया था। तो हम लोग श्वेत क्रांति के बारे में देख लिए। आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ग। 7 नंबर का आंसर होगा ग।
8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था है, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो 8 का आंसर होगा ग। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कोई भी समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है या कोई भी समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश होता है, वहाँ पे सबसे अधिक बल किस पे दिया जाता है? तो वहाँ पे सबसे अधिक लोक कल्याण पे बल दिया जाता है, तो 9 नंबर का आंसर होगा घ। 9 नंबर का आंसर होगा घ। 10 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हरित क्रांति धान और गेहूं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए शुरू किया गया था। तो धान और गेहूं का उत्पादन कृषि के द्वारा किया जाता है और कृषि प्राथमिक क्षेत्र है, तो 10 नंबर का आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र क। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत MS स्वामीनाथन के द्वारा किया गया था 1966-67 में। हरित क्रांति में क्या हुआ कि खेती करने का जो पुराना तरीका था उसके जगह पे नवीन तकनीक लाया गया, जिसमें उन्नत किस्म के बीज, रसायन और कीटनाशक के सहायता से खेती किया जा रहा था। अगर पूरे विश्व की बात की जाए तो पूरे विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत मेक्सिको का एक कृषि वैज्ञानिक थे, उनका नाम था नॉर्मन बोरलग के द्वारा किया गया था। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लिए। आगे हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 को किया गया था। 12 नंबर इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख लेते हैं। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। फिर योजना आयोग को समाप्त कर यहाँ पे नीति आयोग लाया गया, जिसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। मेनली जो नीति आयोग हो जाए चाहे योजना आयोग हो जाए, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? 1952 में। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग देख लिए जो एग्जाम में पूछा जाएगा। निम्न में से कौन सा बीमारू राज्य है? तो इनमें से सभी बीमारू राज्य हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तो इसका आंसर हो जाएगा घ। तो बीमारू राज्य का हम लोग लिस्ट देख लेते हैं, कौन कौन सा बीमारू राज्य हैं। तो बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है और उड़ीसा है। तो बीमारी राज्य से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे हम लोग कि इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो इनमें से कौन सा गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो इसका आंसर होगा शिक्षा। क्या होगा? शिक्षा। तो ये शिक्षा जो है गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। आगे देख रहे हैं, इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अगर क्वेश्चन गैर आधारभूत संरचना से पूछे तो शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण, ये सब जितना सारे वेलफेयर काम किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उस सभी जो है गैर आधारभूत संरचना है, जिसका विकास में कोई योगदान नहीं होता है। और आधारभूत संरचना जिसका देश के विकास में योगदान होता है, जैसे सड़क, पुल, बिजली, पानी आपूर्ति, दूरसंचार, इन सभी को शामिल किया जाता है। तो आप सभी इस क्वेश्चन को आप सभी देख लेंगे और नोट कर लेंगे, जो अनेक बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे तो मेरे अनुसार उस सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में से आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। यदि आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेते हैं और कॉपी में नोट डाउन कर लेते हैं तो मेरे अनुसार कोई भी समस्या आपको नहीं होगा एग्जाम हॉल में। तो आप सभी को हमारे वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें।